जीरो आती है, और यदि सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो आ गया तो यूनिवर्स की भी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आप कहते हो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, इस वजह से, क्योंकि यूनिवर्स का जितना भी प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस तो इन्फिनाइट में खत्म होगा, वो हमें दिखता ही नहीं है। तो आप जो कहते हो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर रही है, वो इस वजह से कहते हो क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस है वो सब रिवर्सिबल माने जाते हैं, सॉरी सब के सब इरिवर्सिबल माने जाते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल की पूरी जीरो होगी कि रिवर्सिबल साइक्लिक सराउंडिंग सिस्टम और यूनिवर्स। इरिवर्सिबल में सिस्टम की जीरो होगी क्योंकि सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है। ये साइक्लिक वर्ड सिस्टम के लिए आया है। सराउंडिंग की जीरो नहीं होती है क्योंकि सराउंडिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये वाला फार्मूला लगता है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और यूनिवर्स की भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग की पॉजिटिव है तो यूनिवर्स की भी पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। देखो मेरे दोस्त, इंट्रोपी के बारे में सारा बता दिया। अब अच्छे से इंट्रोपी को आप ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखना, मैं एक बार अच्छे से बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लिएगा। इंट्रोपी क्या है, डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी है। इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। इंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रोपी का फार्मूला डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात क्या आई, आगे बढ़ गए हम लोग। आगे बढ़े तो क्या हुआ, इंट्रोपी की यूनिट जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स होगी। इंट्रोपी गैस की ज्यादा है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। सॉलिड की सबसे कम है, क्यों? क्योंकि इंट्रोपी का मतलब है, इंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोसेस में इंट्रोपी कैसे निकालोगे। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस का क्यू जीरो होता है इसलिए इंट्रोपी जीरो है, चेंज इन इंट्रोपी जीरो है। साइक्लिक प्रोसेस का इंट्रोपी डीएस जीरो होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का स्टेट फंक्शन है इंट्रोपी, और स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में जहां से चलते हैं वहीं पे आते हैं। तो जब स्टेट में चेंज नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू में भी चेंज नहीं होगा, इसलिए डीएस इक्वल टू जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका फार्मूला मैंने निकाल के दिया 2.3032 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो फार्मूला निकाल के दिया 2.3032 NCP log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो निकाल के दिया 2.3032 NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ठीक है, और यदि इसके बाद हमारे पास और भी फार्मूले निकाले, और यदि ट्रांजिशन कहीं हो रहा है तो मैंने बताया इंट्रोपी चेंज इक्वल टू डेल्टा मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन अपॉन टेम्परेचर। मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन अपॉन टेम्परेचर। यदि कहीं ट्रांजिशन फेज हो रहा है ना, वेपराइजेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, ये सब। फिर रिएक्शन की इंट्रोपी बताई। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। तो जरा देखो दोस्तों, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है इसके बारे में बताते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी भी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन है। ये भी एक स्टेट फंक्शन है, पहला पॉइंट। किसी भी तरह की एनर्जी को मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फार्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से हम बहुत कुछ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू यदि जीरो है, डेल्टा जी इक्वल टू यदि पॉजिटिव है, और डेल्टा जी इक्वल टू यदि निगेटिव है तो क्या होगा। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जहां पर डेल्टा जी जीरो होता है वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। जहां पर डेल्टा जी जीरो आता है वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है, मतलब प्रोसेस नहीं होगा। और डेल्टा जी यदि निगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है, मतलब प्रोसेस होगा। मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो जी क्या रिप्रेजेंट करता है, जी प्रोसेस की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। डेल्टा जी जो होता है वो क्या बताता है, ये बताता क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस कह लो या केमिकल रिएक्शन कह लो, जो भी कह लो, वो ये मेजर करता है। तभी तो आप बता रहे हो कि जी जीरो है तो कोई डायरेक्शन नहीं है,
इक्वल टेंडेंसी इन बोथ डायरेक्शन, इक्वल टेंडेंसी इन बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मालिक्यूल मतलब रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, दोनों में इक्वल टेंडेंसी है। तो डेल्टा जी क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। देखो जीरो है तो वो कह रहा है दोनों तरफ जा सकती है, पॉजिटिव है तो कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं, बैकवर्ड ही आना पड़ेगा, निगेटिव है तो वो कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी का काम क्या होता है? डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी भी बोला जाता है, यूजफुल वर्क भी बोला जाता है ना, एनर्जी भी, सिर्फ फ्री एनर्जी भी बोला जाता है। इसका एक ही काम होता है, डायरेक्शन को मेजर करना। और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए ये वाला फार्मूला हमारे काम आता है। कौन सा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कैसे काम आता है इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखो यार, हमारा एम क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव लाना। क्यों? डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव होगा तभी हमारा प्रोसेस कैसा होगा दोस्त? स्पॉन्टेनियस होगा। अब स्पॉन्टेनियस लाने के लिए बताओ जरा क्या क्या कंडीशन आ सकती है। हमारे पास फार्मूला ये लिखा है, ये फार्मूला है, इसमें से कौन कौन क्या क्या है आप पहले से जानते हो। ये इंथैल्पी चेंज होता है, ये क्या है? इंथैल्पी चेंज। और ये तो यार अभी अभी पढ़ा के आया हूं, एंट्रोपी चेंज है। ये दो फैक्टर है जो डेल्टा जी को डिफाइन करेंगे। अब बताना जरा एक एक करके, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव लाने का क्या रास्ता है? केस नंबर 1, किस सिचुएशन में हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है? तो डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू लाने का मतलब एक रास्ता ये है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, है ना, मगर साथ में टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन हो इससे। देखो दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मगर टी डेल्टा एस की वैल्यू यदि ग्रेटर नहीं होगी तो जी की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। इसी जगह पे एक और बात आ गई कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो वो टेम्परेचर ये है। एट दैट टेम्परेचर एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। इस टेम्परेचर पर कोई भी प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू यदि टी टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब जो भी टेम्परेचर इस जगह आ रहा है उससे ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो हमेशा ये डेल्टा जी निगेटिव आएगा। चेक कर लो, आपने कहा ये वैल्यू बड़ी होगी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा। ये वैल्यू बड़ी होने का मतलब टी की वैल्यू इनसे बड़ी होने पर। यदि टी की वैल्यू रेशियो ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा है तो उस टेम्परेचर पे हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब ये है, ये कौन सा टेम्परेचर है? स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है ना। इस टेम्परेचर पे यदि कहीं पर ऐसा है, ये देखो इस रेशियो से टी बड़ा है तो ये टेम्परेचर कौन सा है? ये टेम्परेचर जो है वो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पर हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। एक पॉइंट ये भी आया है। तो जरा देखो, केस नंबर 1 स्पॉन्टेनियस का ये दोनों प्लस होने चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। केस नंबर 2 और स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन क्या है? तो जरा देखो, यदि डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव हो जाए और डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव हो जाए तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो हमेशा माइनस साइन ही आएगा, और हमेशा माइनस साइन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस भी होगा और साथ साथ में क्या? ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। बस इतना ध्यान रखना है टी की वैल्यू निगेटिव ना आए, ग्रेटर देन जीरो हो। टी की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव आएगा, यदि टी की वैल्यू निगेटिव नहीं है तो वो हर टेम्परेचर पे क्या है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मगर वो टेम्परेचर टी से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। केस ये हो गया। अब अगला केस क्या हो सकता है? केस नंबर 3 जरा देखो, केस नंबर 3 को चलते हैं। केस नंबर 3 मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यदि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी निगेटिव है तो क्या हो, तो फिर डेल्टा एच को बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से, है कि नहीं? डेल्टा एच को बड़ा होना चाहिए टी डेल्टा एस से, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये आप समझ गए होगे कैसे। क्यों? ये वैल्यू निगेटिव है, इसकी निगेटिव वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है दोस्त, हमारी इक्वेशन ये है ना, ये देखो, अब इसका साइन निगेटिव है और इसका साइन निगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव हो गया ऐसे। अब ये बड़ा होगा तभी तो माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन आएगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस होने की हमारे पास कुछ इतनी कंडीशन आ रही है ना, और भी कंडीशन है, चाहे तो आप एक केस नंबर और एक कर सकते हो, केस नंबर 4, यदि दोस्त दोनों ही निगेटिव हो तो ये देखो, अच्छा दोनों निगेटिव ले सकता हूं तो ऐसा हो, ये वाला केस भी आई थिंक ले चुका हूं मैं, है ना, सारे केस ले चुका हूं शायद। चलो, तो ये देखो स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन आपको बताई। अब इसी जगह पे एक और बात डिस्कस करता हूं जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। देखो यार, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी एक अलग बात है, डेल्टा जी नॉट एक अलग बात है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है क्योंकि इसमें नॉट लग गया है, तो जिसमें नॉट नहीं होगा वो गिव्स फ्री एनर्जी होगी। और ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम गिव्स फ्री एनर्जी से चेक करते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हम गिव्स फ्री एनर्जी से चेक करते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी से नहीं चेक करते हैं। ये सारी बातें हम गिव्स फ्री एनर्जी से चेक करते हैं, इससे नहीं चेक करते हैं। पहला पॉइंट तो दिमाग में ये बैठा लो, इससे नहीं चेक करते हैं, पहला पॉइंट तो दिमाग में ये बैठा लो। अब बात आती है इसकी कि इसकी जरूरत अपने को कहां पड़ती है, तो इसकी जरूरत अपने को यहां पड़ती है। देखिए, डेल्टा जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होती तो इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे, देखो बताता हूं। जैसे यार दोस्तों, ये एक रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कैसे लिखा जाता है, जरा देखो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू, गौर से देखिएगा क्या होता है, वही होता है जो वहां पे था, क्या, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे। और उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, जैसे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हमें चाहिए, तो देखो कैसे लिखोगे, बिल्कुल डिट्टो वाई लिखोगे, 2 इंटू मोलर गिव फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अमोनिया माइनस 3 इंटू मोलर गिव फ्री एनर्जी चेंज ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1 इंटू गिव फ्री एनर्जी चेंज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसी तरह से डिट्टो लिखोगे आप, क्या, इस तरह से नाइट्रोजन, ये देखो। तो हमारा ये फार्मूला आएगा कुछ इस तरह से, इस बात को जरा ध्यान रखना है। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा जी ऑफ अमोनिया माइनस 3 इंटू डेल्टा जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 माइनस डेल्टा जी ऑफ नाइट्रोजन। ये सब मोलर डेल्टा जी है, इसका मतलब इन सब की यूनिट क्या होगी, इन सब की यूनिट या तो जूल पर मोल होगी, किलो जूल पर मोल होगी, कैलोरी पर मोल होगी, मतलब 1 मोल का गिव फ्री एनर्जी चेंज दिया है, और जबकि रिएक्शन में 2 मोल है, 3 मोल है, 1 मोल है। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यार, कुछ काम की बातें और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी सभी बातों को अच्छे से। देखो यार प्यारे बच्चों, हमें अब करना क्या है, आपने यदि अच्छे से ध्यान दिया हो तो मैंने इतनी बातें पढ़ा दी हैं आपको, पूरा वर्क पढ़ा दिया है, पूरा इंट्रोपी पढ़ा दिया है, पूरा गिव फ्री एनर्जी पढ़ा दिया है। अब हमारे पास जो केमिस्ट्री में, थर्मोडाइनमिक्स में पार्ट बचेगा वो थर्मोकेमिस्ट्री बचेगा।
तो थर्मोकेमिस्ट्री का एक मैं अलग लेक्चर बना के आपको दूंगा, ठीक है, वो किसी भी दिन आपको बी पार्ट के फॉर्म में दिया जाएगा, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री उसमें होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप आराम से उसको कर सको, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग ने इंट्रोपी पढ़ा, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी, अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी में एक इक्वेशन नहीं बताई है, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले, यहां नहीं, क्योंकि उसका क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इनके कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, 2-4 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, जैसे हमें ये आइडिया हो जाए कि यार ये टॉपिक चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इस बात का आइडिया होना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी के सारे फार्मूले। मेरी सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि थर्मोडायनेमिक की नोटबुक को जरूर रिवाइज करें और दूसरी नोटबुक से ज्यादा रिवाइज करें। उसका एक रीजन है, इसमें बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे फार्मूले हैं और बहुत सारी सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा, सिचुएशन को भी ध्यान देना है। कल मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार नोटबुक को पूरे दिन में रिवाइज करो, कम से कम 2 बार तो कर ही करो, 5-6 दिन 2 बार नोटबुक रिवाइज करिए और थोड़ा सा क्वेश्चन करिए। आप धीरे धीरे सेट होते चले जाओगे। क्यों? पहली बार में तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि यार स्टेट फंक्शन का मतलब कितना बड़ा हो सकता है ना। जैसे ए से बी तक जाने में W1 कार्य होता है, ए से बी तक जाने में दूसरे रास्ते से W2 है, पहले रास्ते से इंटरनल एनर्जी का चेंज U1 है, दूसरे रास्ते से इंटरनल एनर्जी का चेंज U2 है। देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं, चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जरा देखिए, एक मैंने जैसे क्वेश्चन दिया, गौर समझिएगा, यदि आपको बातें याद नहीं है तो आप किस तरह से गड़बड़ सड़बड़ करोगे। देखिए, एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारा बी है। ए से बी तक जाने का एक रास्ता यह है जिसमें हमें W1 काम करना पड़ता है, बी से ए से बी तक जाने का एक रास्ता यह है जिसमें हमें W2 काम करना पड़ता है। ये पीवी डायग्राम है, ये P है और ये B है, ठीक है। अब यहां पर वर्क W1 करना पड़ता है और इंटरनल एनर्जी कितनी खर्च होती है, U1। यहां पर वर्क W2 करना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी कितनी खर्च होती है, U2, है ना। अब मेरे से पूछा जा रहा है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन या स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब जरा देखो यार, उसने मेरे से इतनी सी बात पूछी, पहला ऑप्शन बनाया, गौर से समझिएगा आप लोग, ठीक है, कि W1 डज नॉट इक्वल टू W2 बट U1 इक्वल टू U2। दूसरा ऑप्शन उसने बनाया कि W1 डज नॉट इक्वल टू W2 बट U1 डज नॉट इक्वल टू U2। तीसरा ऑप्शन उसने बनाया कि W1 इक्वल टू W2, U1 इक्वल टू U2। चौथा ऑप्शन उसने बना के हम लोगों को दिया, गौर से देखिएगा, W1 ग्रेटर देन W2, U1 इक्वल टू U2। अब मैंने कहा जरा सेलेक्ट करो सही ऑप्शन कौन कौन है, सही ऑप्शन कौन कौन है बताओ। तो अब जरा देखो यार, दोनों प्रोसेस की खास बात, दोनों ए से चालू होते हैं, बी तक जाते हैं, इसका मतलब इनिशियल दोनों का सेम है, फाइनल भी दोनों का सेम है। एक पाथ है W1 वाला, एक पाथ है W2 वाला। तो जब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो चाहे जिस रास्ते से जाओ, यदि चलने की जगह और खत्म होने की जगह हर एक रास्ते में सेम है तो वैल्यू सेम रहेगी। चाहे आप ए से बी जाओ, ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, तो इसका मतलब U1 इक्वल टू U2 आएगा। अब U1 इक्वल टू U2 आएगा तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, है कि नहीं। तो बी तो आंसर नहीं हो सकता। अब U1 इक्वल टू U2 आएगा, इसके तो 3 आंसर है। अब बताओ वर्क की बात, तो हमें पता है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, पाथ चेंज हो गया है तो वर्क चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये वाला भी कट गया। अब ये आंसर सही है, क्यों? ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, ये बात हमें पता है क्योंकि पाथ फंक्शन है, और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये बात पता है क्योंकि स्टेट फंक्शन है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। पाथ अलग अलग है इसलिए पाथ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। अब ये ऑप्शन जरा चेक करो, पाथ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है तो कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा भी तो होगा मेरे दोस्त। अब बताओ ये ऑप्शन है या नहीं है। तो जरा देखो,
वर्क एरिया अंडर द कर्व होता है। अब ये W1 वाला कर्व का एरिया ये है पूरा यहां से यहां तक ऐसे, है ना। और यही बात W2 वाले की बात करें तो W2 का एरिया तो इधर बनेगा ना, तो सकता है W2 W1 से बड़ा हो सकता है, तो एक ऑप्शन ये भी सही है। तो देखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पे हम लोगों ने एक अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया। तो यदि ये बातें याद होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ध्यान रखना, फार्मूले ही जरूरी नहीं है, थ्योरी भी जरूरी है। इसी वजह से रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या चीज हमें बताएगा। ऐसा नहीं पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन रट के बैठ गए बस हो गया, है ना। वो महसूस क्या कराता है, मतलब वो अप्लाई कैसे होता है, इस पर भी फोकस रखना है। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, अब इसको डिस्कस करते हैं यार। देखो क्या कह रहा है, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली। देखो हम लोगों ने पकड़ा आइसोथर्मली फ्रॉम, प्रेशर क्या है P1 टू PF, मतलब ये PI होगा, PI टू PF द एंट्रोपी चेंजेस। देखो यार दोस्तों प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मली है, प्रेशर का चेंज कितना दिया है PI से PF, एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला की बात आ गई कि एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों हम लोगों को पता है कि यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपको पता है ये 0 होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप चाहें तो फार्मूला याद है टिक कर सकते हैं। तो क्या आएगा ln, ठीक है, NR log की जगह ln हो गया तो 2.303 नहीं लगेगा, इनिशियल अपॉन फाइनल, माइनस साइन नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, NL ln PI अपॉन PF, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, द एंट्रोपी ऑफ ए फ्यूजन ऑफ वाटर इज दिस, इंथैल्पी सॉरी इंथैल्पी दी है, इसका मतलब आपको डेल्टा H फ्यूजन दिया है। फिर क्या पूछ रहा है, द मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फेज ट्रांजिशन हुआ ना, तो फेज ट्रांजिशन की एंट्रोपी चेंज का फार्मूला मैंने क्या बताया था, मोलर इंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यार मोलर इंथैल्पी की वैल्यू दी है 1.435, ठीक है। आंसर देखो कैलोरी में है सारे, वहां किलो कैलोरी दिया है तो 10⁻³ कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर रखना है, फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट पे होता है तो मेल्टिंग पॉइंट रखना है। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 को हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर लें तो 273। अब यार इस वैल्यू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये आ गया 1435 डिवाइडेड बाय 273। अब आप देख लो कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, और उसी हिसाब से आंसर बना लीजिएगा। तो सभी लोग समझ गए होंगे 5 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा तो बस यही वाला आंसर है जो 5 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। आगे आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को यार हम लोग दोस्त देखते हैं जरा, ये क्या है जरा पढ़ो। इफ द इंथैल्पी चेंज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, ट्रांजिशन कैसा कराया जा रहा है क्वेश्चन में, गौर से जरा समझिएगा। क्वेश्चन का ट्रांजिशन कैसे कराया जा रहा है, वाटर हमारा लिक्विड में है, इसको कहां ले जाया जा रहा है, वाटर को वेपर में ले जाया जा रहा है ऐसे। और इसकी इंथैल्पी चेंज दोस्तों कितनी दी है, इसकी इंथैल्पी चेंज दी है 30 किलो जूल, 30 किलो जूल मोल इनवर्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, तो यार आप लोग फिर समझ गए कैसे करना है। इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है और इंथैल्पी चेंज दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो DS इक्वल टू DH वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻³, ठीक है, क्योंकि आंसर किसमें है, जूल में, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये। अब यार आप 0 उड़ा लीजिएगा, ठीक है, और 3 उड़ा लीजिएगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है 100 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बात समझ पाए, डायरेक्ट फेज ट्रांजिशन की इंट्रोपी निकालना सिखाया था, जो फेज ट्रांजिशन की इंट्रोपी निकालना सिखाया था वही तो फार्मूला लगाया है, फेज ट्रांजिशन की इंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर।
यदि फ्यूजन हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट से डिवाइड करोगे, वेपराइजेशन हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड करोगे, सब्लिमेशन हो रहा है तो किसी भी टेम्परेचर से, जिस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन पूछा जा रहा है उससे डिवाइड करोगे, ठीक है। या कोई फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उससे डिवाइड करोगे। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, What is the entropy change when 1 mole of ice is converted into water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? अभी ऐसा क्वेश्चन डिट्टो किया है, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, आप लगा लीजिएगा, डेल्टा टी एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन हो रहा है कि फ्यूजन हो रहा है? फ्यूजिंग हो रहा है, तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों यार इसको कर लीजिएगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बार बार सेम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी पीछे पढ़ाया है। डीएस इक्वल टू मेरे दोस्त क्या होता है? डी एच अपॉन डी टी कह सकते हो, या कह सकते हो डी क्यू अपॉन डी टी, यही तो पढ़ाया था। डीएस इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। तो यार इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हीट है, तो हीट की वैल्यू हो गई जूल, ठीक है, पर मोल। और टी की यूनिट क्या हो गई? के, तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। ये क्वेश्चन अभी कराया है, फिर से आ गया है, बस अलग सन में आया होगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को, ये थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, आगे पढ़ाएंगे। तो जरा ये देखो क्वेश्चन आ गया। अब मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन है, जरा इसको देखो। गिवन द फॉलोइंग एंट्रोपी वैल्यू एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोजन की एंट्रोपी दी है, क्लोरीन की एंट्रोपी दी है, HCl की एंट्रोपी दी है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है उसकी एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है कि किसी रिएक्शन की एंट्रोपी कैसे निकाली जाएगी? ये भी गैस है दोस्त, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो कैसे निकालोगे? एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब यार वैल्यू डाल दो, तो जरा देखो प्रोडक्ट कितने हैं? 2, 2 इंटू कॉफिशिएंट लेके कर रहे थे ना, 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ HCl की एंट्रोपी कितनी है? 186.7 माइनस 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ Cl की दोस्त कितनी लिखी है? चेक करके बताइए, 223 माइनस 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। अब यार दोस्त इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाए टिक कर लीजिएगा। कर दूं? 4 6 कितना हुआ? 13, ठीक है, 16 16 एक 17 और 2 एक 3, तो 373.4 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 0.6, ठीक है दोस्तों, 353। अब इसको देख के ये बात तो समझ में आती है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो निगेटिव वाला आंसर काट देते हैं। और ये भी बात समझ में आती है कि वैल्यू बहुत छोटी आएगी, 19.8 आएगा। बात समझ गए कैसे किया? यार सिंपल सा फार्मूला, पीछे मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट कि किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी निकालनी है तो समेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मतलब समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए बच्चों। फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा H इक्वल टू दिस, डेल्टा S इक्वल टू दिस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कराया था कि किस टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है कि डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब मेरे दोस्त बताओ, यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब इसकी वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है कि टी डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वो क्या होगा? डेल्टा H अपॉन डेल्टा S के रेशियो से ज्यादा होगा। अब डेल्टा H की वैल्यू आपने दे रखी है, कितनी दी है दोस्तों? 35.5 किलो जूल, ठीक है ना, किलो जूल है, तो इसको हम लोगों ने जूल में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा S की वैल्यू दी है 83.6 जूल, ठीक है। केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब यार डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ जाए वो आंसर हो जाएगा। तो यदि मैं डिवाइड करूं तो बच्चों ये क्या हो गया, 3500, ठीक है कि नहीं, 35500 डिवाइडेड बाई 83.6। अब इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा, जो आंसर आ जाए वो आंसर, ठीक है, मैच हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था कि किस टेम्परेचर पे ये ऐसा होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। मतलब क्या है कि टेम्परेचर कुछ भी हो मगर रिएक्शन हर समय स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। यार मेरे दोस्त, यदि टेम्परेचर कुछ भी हो और हर समय रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन क्या होती है, तो डेल्टा H इक्वल टू ये होता है। अब जरा देखिए, ऐसा क्या किया जाए कि टेम्परेचर कुछ भी हो और इस जगह पे डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहे। तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहने का एक रास्ता है कि ये हमेशा निगेटिव रहे और ये हमेशा पॉजिटिव रहे। क्यों दोस्त, यदि डेल्टा H की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी और डेल्टा S हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव आएगा। टेम्परेचर कुछ भी डालो, वो पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे, वो पूछ रहा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन क्या है। तो सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होने की ये कंडीशन है कि नहीं, ये कंडीशन है। और टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं डाल सकते हो। किसी बच्चे ने कहा सर यदि टेम्परेचर की वैल्यू निगेटिव डाल देंगे तो यार ये तो प्लस बन जाएगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू 0 से निगेटिव नीचे नहीं डाल सकते, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब यार देख लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन लिखा है, डेल्टा H एक्सोथर्मिक होना चाहिए, मिल गया। डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये आंसर मिला है। डेल्टा H लेस देन 0, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू हो गई, और डेल्टा S ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सेबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यदि कोई रिवर्सेबल प्रोसेस है और साथ में इक्विलिब्रियम पर है तो उसके लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -2.3032, ठीक है, RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिलेशन होता है। ये आपको पढ़ाया भी जाएगा, ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, इन्होंने यहां पूछ दिया है। वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सेबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर होगा तो ये एक फार्मूला आता है डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम में। ऐसा कहां पे लिखा है चेक कर लो, तो आई थिंक ऐसा ये लिखा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जरा बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी मत लगाइएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 होती है यार, तो ये ऊपर वाले कोई फार्मूले मत टिक कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट का। अब इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। अब कर लोगे यार, स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको पता ही है कि डेल्टा H कैसा होना चाहिए और डेल्टा H कैसा होना चाहिए। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है और साथ साथ में 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए। चाहो तो आपको बता देता हूं, ये देखो क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। यदि गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो एनर्जी निकलेगी क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसकी वैल्यू तो पहले से पता चल गई कि यार एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब डेल्टा S की वैल्यू देखो, जब कोई गैस है वो पानी में जाके एब्जॉर्ब हो रही है तो वो इक्वस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इक्वस में कन्वर्ट हो गई तो एंट्रोपी उसकी डिक्रीज कर जाएगी, तो डेल्टा S कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहले तो इन दोनों की वैल्यू निकालो। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसलिए डेल्टा H कैसा होगा, निगेटिव, और जब गैस एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब एंट्रोपी कम हो रही होगी इसलिए डेल्टा S कैसा होगा, निगेटिव। अब दोनों निगेटिव हैं मगर हमें प्रोसेस कैसा करना है, स्पॉन्टेनियस। तो मेरे दोस्त यदि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस करना है तो ये फार्मूला होता है। अब जब दोनों की वैल्यू निगेटिव है तो ये तो वैल्यू हो गई पॉजिटिव और ये वैल्यू हो गई निगेटिव, इसका मतलब डेल्टा H जो है T डेल्टा S से बड़ा होना चाहिए यदि प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस करना चाहते हैं तो। क्यों, क्योंकि इसकी निगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा।
और इसकी निगेटिव वैल्यू रख दी। अब हमें साइन कैसा लाना है, निगेटिव। इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा जहां लिखा हो उसको टिक कर लो। ठीक है, कर लोगे। ये पॉजिटिव वाले तो काट ही दो, डेल्टा एस इज निगेटिव देयरफॉर डेल्टा शुड बी हाईली निगेटिव, तो ये बिल्कुल सही है। डेल्टा इज निगेटिव देयरफॉर शुड बी हाईली पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो गया। बस ये वाला आंसर सही है। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव होंगे, मगर डेल्टा एच ज्यादा निगेटिव होना चाहिए। ज्यादा निगेटिव का मतलब उसकी वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देते हैं। फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड गिव्स 2XO2 गैस, आपको डेल्टा यू दिया है। देखो यार क्वेश्चन में क्या किया गया, डेल्टा यू दिया है हमें, ठीक है, और डेल्टा एस दिया है, और पूछ क्या रहा है, डेल्टा जी। अब प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में, और ये पूछ रहा है। तो अब बताओ, जब तक ये गिवन नहीं होगा तब तक तो नहीं आएगा। अब इसको कैसे गिवन करें, तो यार इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। अब सबकी वैल्यू रख दो। डी यू कितना दिया है, 2.1, तो 2.1 इंटू 10 की पावर 3 या 1000 कैलोरी। क्यों, क्योंकि ये कैलोरी में है और वो सॉरी ये किलो कैलोरी में है, वो कैलोरी में है, तो यूनिट का भी तो देखना है। अब डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे, डेल्टा एनजी कैसे निकाला दोस्त, गैसियस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में तो कोई गैस नहीं है, प्रोडक्ट में 2 गैस है, तो 2 माइनस 0 2, एन की वैल्यू आ गई 2। आर की वैल्यू हम किस में रखेंगे, कैलोरी में। क्यों, क्योंकि सब कुछ कैलोरी में चल रहा है, और कैलोरी में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। टेम्परेचर कितना होता है, 300। ये हो गया डेल्टा एच की जगह, टी 300, और डेल्टा एच कितना दिया है दोस्त, 20। अब इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया, ठीक है कि नहीं, और ये कितना हो गया, 4 4 6 कितना होता है 1200, और ये कितना हो गया 6000। अब यार मेरे दोस्त सॉल्व कर लो इन सबको। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 0 0 3, और ये कितना हो गया 3 माइनस 6, ठीक है, 0 0 0। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, 21 और 12 33 हो गए। और ये अब जब आप इनको माइनस करोगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2700। ये किस में आया, कैलोरी में। यदि डेल्टा जी की वैल्यू आपको किलो कैलोरी में चाहिए, तो फिर ये आ गया माइनस 2.7 किलो कैलोरी। ऐसा कोई है, ये है। तो ये देखो आंसर आ गया यार दोस्त, ठीक है, कर लोगे। अब जरा देखिए यार, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन आर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट। यदि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू निगेटिव लानी है। और इसकी वैल्यू निगेटिव लाने का मतलब है कि टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ टेम्परेचर की वैल्यू इस रेशियो से ज्यादा होनी चाहिए, और इस रेशियो की वैल्यू ऊपर लिखी है, कितना, 170 डिवाइडेड बाई 170, दोनों ही 170 है ना। तो यार टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ऐसा तो कोई है नहीं, सब ग्रेटर देन 1 है। तो मेरे हिसाब से यहां पे उसने कुछ गलती कर दी है छापने में, है ना। 170 दोनों तरफ लिख दिया है, तो कोई एक 170 होगा, कोई एक और कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की वैल्यू सेम लिख दी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिस्टेक है, फॉर द गैस फेज PCl5 गैस gives Cl2 PCl3 plus Cl2, which of the following condition are correct? यदि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है मेरे दोस्त, तो तुम लोग जानते हो डेल्टा जी को कैसा करना पड़ेगा, डेल्टा जी को निगेटिव करना पड़ेगा। अब डेल्टा जी को निगेटिव करने की कंडीशन क्या क्या है आप जानते ही हैं, ये वैल्यू निगेटिव हो और ये वैल्यू पॉजिटिव हो।
यदि ऐसा है तो प्रोसेस ऑलवेज निगेटिव होगा, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऐसा कौन सा लिखा है? लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, यहां पर भी है और कहीं है नहीं। डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव है नहीं, डेल्टा एस पॉजिटिव है नहीं। तो यार कैसे हो सकता है? तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, यदि ये वैल्यू आप जीरो डाल दो और ये वैल्यू पॉजिटिव डाल दो तो भी तो आंसर हमारा निगेटिव आएगा। क्यों दोस्त? देखो, तो यदि हम देखें तो बेस्ट कंडीशन है कि ये भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू भी निगेटिव है। जब दोनों निगेटिव होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि यार हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन वैल्यू बड़ी है कौन छोटी। यदि ये बड़ा हो गया तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें वो कह रहा है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो भी यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कौन बड़ा है, नहीं तो पता नहीं क्या आएगा। यदि डेल्टा एच बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें चेक करो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो यही एक कंडीशन है जिसमें निगेटिव आ सकता है हमेशा। इस वजह से आंसर हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो दोस्त, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज दिस, द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। गौर समझिए, इन इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाना है इस बार, और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाने का मतलब हुआ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टी डेल्टा एस डेल्टा एच के बराबर लाना है। अब आगे आप कर लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। डेल्टा एच आपको दिया है, डेल्टा एस आपको दिया है, डिवाइड करके टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ऑटोमोबाइल, ठीक है, द साइन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी विल बी। अब दोस्त यार इन सबकी रिएक्शन की साइन चाहिए, जरा बताना ये रिएक्शन कौन सी है? कंबशन रिएक्शन है। किसी भी तरह की कंबशन रिएक्शन मैंने बताया था एक्सोथर्मिक होती है, या आगे बताऊंगा, सॉरी कंबशन में अभी आगे बताऊंगा कि कोई भी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो डेल्टा एच का साइन जो हो गया वो तो हो गया बेटा निगेटिव। अब डेल्टा एस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट 16 और 18 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट 2 प्लस 25। जरा देखिए डेल्टा एस का साइन कैसा आया। रिएक्शन का डेल्टा एस रखना पड़ेगा ना, और रिएक्शन का डेल्टा एस क्या है? समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जरा इसको करके देख के बताओ यार, जरा कोई बच्चा समझदार, कोई भी समझदार बच्चा जल्दी से सर की हेल्प करे। 34 27, तो साइन तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो दो साइन से मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। इसका साइन आ रहा है निगेटिव, इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो गया। ये में भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी गलत हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जी का साइन निकालना ही पड़ेगा। मगर जी का साइन कैसा होगा? तो दोस्त जी का साइन तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? इसका साइन निकल के आया है निगेटिव और इसका साइन निकल के आया है पॉजिटिव। यदि इसका साइन पॉजिटिव निकल के आया है, इसका साइन निगेटिव निकल के आया है, तो ये ऑलवेज निगेटिव आएगा। तो आंसर कौन बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, बात समझ गए? अब जरा देख लो यार, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा? तो दोस्तों ये रिएक्शन जो होती है, ये इक्वेशन जो होती है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही होती है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यार उसके हिसाब से यदि कोई प्रोसेस होना है तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, है ना। तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो बहुत गलत बात है यार, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं डेल्टा जी निगेटिव होगा तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो होगा तो सिस्टम है अटेंड इक्विलिब्रियम। अरे यार ये भी बहुत गलत बात है, अरे इक्विलिब्रियम अटेंड थोड़ी करता है, वो तो जीरो पे करता है। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम इज स्टिल मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी गलत है। जब डेल्टा जी जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरफ जाने की इक्वल टेंडेंसी है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी जाता है। तो भैया यही सही होगा। जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
ओ जब डेल्टा जी लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव वैल्यू है। अब यार निगेटिव वैल्यू पे तो स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं? द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस कह रहा है, तो ये भी बड़ी गलत बात है यार। ठीक है कि नहीं बच्चों? देख लो, तो यहां पे हमें लग रहा है कुछ साइन का लोचा हो गया, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज दिस। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। मेरे हिसाब से निकाल लोगे यार। आपको जरा देखो दोस्तों यार, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, टी दिया है और डेल्टा जी पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ फार्मूले में वैल्यू डालनी है, सभी बच्चे अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। PbO2 गिव्स PbO, PbO2 गिव्स PbO, डेल्टा जी 298 लेस देन 0। SnO2 गिव्स SnO, डेल्टा जी 298 ग्रेटर देन 0। मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb एंड Sn विल बी। ये वाली रिएक्शन तो मेरे दोस्त स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि लेस देन जीरो है। जब ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब इसकी +2 वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होगी इसकी +4 से, है कि नहीं? और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये क्या बता रहा है? सिंपल सी बात है, ये इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है Sn+4 ज्यादा स्टेबल है Sn+2 से। तो इसका मतलब इसकी ये बैलेंसी ज्यादा स्टेबल है, इसकी ये बैलेंसी ज्यादा स्टेबल है, दो वाली। तो अब ऐसा देख लो कहां ऑप्शन है, उसी को टिक कर लेते हैं। Sn की 4, Pb की 2 गलत है, Sn की 2 गलत है, Pb की 4 गलत है, Pb की 2, Sn की 4। ये आंसर हमारा आ गया। तो आप सभी बच्चों ने ये बात तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो सभी बच्चों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बात समझा दी है। आपका काम क्या है? आपका काम है थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना, याद रखना। क्यों? जब आप थ्योरी याद रखोगे तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है खूब अच्छे से थ्योरी याद रखें और अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें। तब तक के लिए आप लोगों को एक ही बात कहता हूं, ऑल द बेस्ट, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।